नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। आज के इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी और हिंदी में हम आपके साथ आज डील करने जा रहे हैं हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट, यानी हिंदी जो अपना ISC ICOM या IA के लिए कहिए, ये जो इम्पोर्टेंट अनिवार्य विषय है 100 नंबर का, उसमें आज हम लोग पूरे के पूरे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम लोग साथ मिलकर के सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को, और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन बोर्ड पे। कहता है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है। यानी यहाँ पर एक रचना का नाम है नारी और नर, एक ही द्रव्य के दो ढली प्रतिमाएं हैं। यह एक पंक्ति है और ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। पहला में है ओ सदा नीरा, दूसरा में है सिपाही की माँ, अगला है शिक्षा और डी है अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पर नर और नारी का चर्चा हमारे पाठ अर्धनारीश्वर में किया गया है। किसमें किया गया है? अर्धनारीश्वर में। और अर्धनारीश्वर के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद अगर आपसे पूछे मोहन राकेश के लेखक कौन है, सिपाही की माँ के लेखक कौन है, तो सिपाही की माँ के लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए ओ सदा नीरा, तो यह है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। और शिक्षा की बात करेंगे तो ये इनका है जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति ना। तो ये जो है नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, ये अर्धनारीश्वर से लिया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है। जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है, या जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है। पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा है तर्कशास्त्र, तीसरा है शिक्षा शास्त्र और चौथा है चिकित्सा शास्त्र। तो हमने अभी ऊपर देखे थे कि जे कृष्णमूर्ति की रचना जो है वो है शिक्षा शास्त्र, यानी दू का सही आंसर हो जाएगा सी। दू का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला कहता है कि जूठन क्या है। जूठन क्या है? आत्मकथा है, आलोचना है, एकांकी है या कहानी है। तो जूठन जो है वो जूठन जो है जिसमें आत्मकथा है, उसमें बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा के बारे में कहा गया है। यानी जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। यानी 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 4। ये मुहावरा से व्याकरण का ये प्रश्न है। कहता है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है अब बहुत दिनों पर दिखाई देना, नहीं आना, गायब हो जाना या परेशान होना। ईद के चांद मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ईद का चांद मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना होता है। क्या होता है? बहुत दिनों पर दिखाई देना। यानी 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे यदि हम बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न के, तो अब देखिए, अब यहां पर इससे पहले भी मुहावरा से लिया गया था और ये भी प्रश्न मुहावरा से है। तो एक बात तो आप यहां से जज कर सकते हैं कि मतलब किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न लिए जाते हैं। तो इससे पहले एक मुहावरा से था और ये भी एक मुहावरे से। देखिए कहता है कि अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन ए में एकमात्र सहारा, दूसरा में
कमजोर होना, तीसरा में असहाय होना, चौथा में है लकड़ी के सहारे चलना। तो देखिए अंधा जो व्यक्ति होता है ना, वो लकड़ी के था के चलता है, उसको लकड़ी छीन लीजिएगा तो गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, जिसका कोई ना सहारा, जिसका सिर्फ एक सहारा हो, उसे आप अंधे की लकड़ी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंधे की लकड़ी कह सकते हैं। आगे देखिए अगला है, ये लोकोक्ति से है। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए में है आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, बी में है गगरी भरी होना, सी में है प्रदर्शन न करना, और डी में है गगरी खाली होना। तो अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। आगे अब कहता है अगला, देखिए फिर कहता है नाच न जाने अगना टेढ़ा। नाच न जाने अगना टेढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहाना करना, नर्तकी या बयानबाजी करना या नृत्य करना। तो नाच न जाने अगना टेढ़, कभी कताल क्या होता है, कुछ लोग कला तो जानता नहीं रहता है और झूठे के वो यंत्र को दोषी देता रहता है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? नाच न जाने अगना टेढ़ का मतलब होगा बहाना करना। क्या करना? बहाना करना। अब उसको खुद आता ही नहीं है, बिना काम में कहता अरे यार ये सही नहीं है, वो सही नहीं, इसका मतलब क्या? वो बहाना बना रहा है, उसको खुद नहीं आता है, समझे? तो इसी को कहते हैं लोकोक्ति में नाच न जाने आंगन टेढ़ा ना। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है तीन तेरह होना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तीन तेरह होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में है तितर बितर होना, बी में है संकट आ जाना, सी में है परेशान होना, और डी में है 10 3 13। बताइए तीन तेरह होना का मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तितर बितर होना। तीन तेरह होना का मतलब होता है तीतर बितर होना। कैसा होना? तीतर बितर होना। अरे वो तो तीन तेरह हो गया, मतलब क्या? तीतर बितर हो गया बेचारे ना। आगे चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है हीरा कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक? जी जातिवाचक तो नहीं होगा। भाववाचक? हीरा को छू सकते हैं, भाववाचक नहीं होगा। समूहवाचक? जी नहीं, हीरा द्रव्यवाचक है। आप हीरा को नाप या तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हीरा को नाप या तौल सकते हैं, इसलिए हीरा क्या है? द्रव्यवाचक है। अगला देखिए, अगला कहता है बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? देखिए अगर बूढ़ा रहता तो बूढ़ा एक जाति हो गया, तो ये लेकिन बुढ़ापा है तो पा है, तो व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं, द्रव्यवाचक होगा नहीं, जातिवाचक भी नहीं हो सकता है, ये भाववाचक होगा। बुढ़ापा को महसूस किया जाता है, जिस प्रकार से आप लड़कपन को, बचपन को महसूस करते हैं ना, उसी प्रकार से बुढ़ापा को महसूस किया जाता है। इसलिए बुढ़ापा जो है ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा। उसे वैसे भी देखेंगे जातिवाचक संज्ञा में बूढ़ा में क्या लगा है? पा लगा है। ये पा क्या है? ये पा प्रत्यय है, इसलिए ये बन गया कौन संज्ञा? ये बन गया भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा बन गया? ये भाववाचक संज्ञा। आगे हम लोग बात करेंगे, अब कहता है कि काशी, काशी शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए काशी एक स्थान का नाम है, या कहीं कहीं पर काशी व्यक्ति का भी नाम होता है, और किसी स्थान या व्यक्ति का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसलिए 11 का सही आंसर हो जाएगा डी। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आगे देखिए, आगे कहता है सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो देखिए अब लॉजिक बताइए कि सभा में एक आदमी रहते हैं कि बहुत से आदमी रहते हैं? सभा में एक आदमी रहते हैं कि बहुत से आदमी रहते हैं? सभा में बहुत से आदमी रहते हैं, यानी सभा एक समूह का बोध कराता है। सभा किसका बोध कराता है?
समूह का बोध कराता है। और अगर सभा से समूह का बोध होता है तो इसका मतलब वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, और ये द्रव्यवाचक तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। सभा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। सभा कौन सी संज्ञा है? सभा समूहवाचक संज्ञा है जी। आगे की ओर चलते हैं। अब कहता है मनुष्य। मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, समूह तो गलत हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा भी नहीं होगा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य किसी एक व्यक्ति का नाम थोड़े है, ये एक जाति है। मनुष्य जाति है जिसमें नर और नारी दोनों आते हैं, इसलिए मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है ना। आगे की बात करते हैं। अब है सजावट। देखिए सजाना में आवट जुड़ गया ना। सजाना एक क्रिया है, सजाना क्या है? सजाना क्या है? एक क्रिया है, और सजाना में आवट जुड़ गया। सजाना में क्या जुड़ गया? आवट, और इससे ये बन गया सजावट। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ये प्रत्यय है, और अगर कहीं भी प्रत्यय अगर लग जाता है तो वो क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। यानी 14 का ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा? 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आगे की तरफ देखते हैं। अब कहता है कि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। अब आपको शब्द का ही पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची शब्द से होता है, लेकिन शब्द का पर्यायवाची बताइए। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बताइए। ऑप्शन बता दे। ऑप्शन ए में है निनाद, बी में है नाद, सी में है ध्वनि, और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए शब्द निनाद को भी कहते हैं, शब्द को नाद भी कहते हैं, शब्द को ध्वनि भी कहते हैं। यानी 15 का सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यानी शब्द को निनाद, नाद और ध्वनि तीनों चीज कहते हैं। अगला देखिए, कहता है गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मंदाकिनी, महाकाया, सागर या अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गंगा का सही आंसर होता है मंदाकिनी ना। मंदाकिनी ना, पता होगा आपको, मंदाकिनी गंगा को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। सुंदर शब्द, सुंदर का पर्यायवाची क्या है? तो सुंदर का पर्यायवाची तरु, जी नहीं गलत, कुंदन गलत, कुरूप तो विपरीत हो गया, क्या हो जाएगा? ललित। नहीं कहते बड़ी ललित व्यक्ति है, बहुत सुंदर व्यक्ति है ना। तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ललित। अगला देखिए, बिना किसी गप के, बिना टाइम बर्बाद किए आपको हम हर प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, कोई बाहरी बात नहीं, नो गप, सिर्फ टॉपिक पे बात करिए। चलिए अब देखिए, कहता है राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नृप होता है, भूप होता है, नृपति होता है, तो क्या हो जाएगा? ये इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा ना। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इनमें से सभी होता है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब कहता है प शब्द का पर्यायवाची क्या है? पानी, दूध, जल, तालाब। तालाब तो होगा नहीं, अगर पानी होगा तो जल का ही नहीं होगा साहब। तो ना पानी होता है ना जल होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दूध। पै का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दूध होता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अगला प्रश्न कहता है, आगे कहता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रकाश, जी बिल्कुल गलत, किरण बिल्कुल गलत, अनल आग को कहते हैं, क्या होगा? भास्कर। 20 का सही आंसर हो जाएगा सी। 20 का क्या हो जाएगा? सी। अब बताइए, अब ये संधि से एक प्रश्न आ गया है, कहता है संबद्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? समजुर्बद गलत बात, संबद्ध गलत बात, ये भी गलत, समवत होता है। देखिए वत का भी अपना अर्थ होता है और सम का भी अपना अर्थ होता है, इस प्रकार सब मिला सकते हैं कि ये क्या है? संबद्ध है। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगे कहता है कि सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सद जोर आचार, जी नहीं, सदा जोर चार गलत, सत्य जोर आचार, जिसका आचरण अच्छा हो उसे सदाचार कहते हैं ना। यानी सत्य मतलब अच्छा, आचार मतलब आचरण, मतलब 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा 22 का?
सही आंसर सी जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि उनको भी परीक्षा देना है और कहीं ना कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस सेट है, हर टॉपिक से हर प्रकार के प्रश्न हैं और आपको कहीं ना कहीं इससे बहुत फायदा मिलेगा। मेरा गारंटी है कि 2024 में होने वाली परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलिए अब देखिए, नायक, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोरक गलत, ने जोरक गलत, ना जोरियक गलत, नई जोरियक नायक, यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए, उद्गम, उद्गम तो उद्गम उत जोर आगम, उत जोर गम और उद जोर गम, उद्गम ये गलत है, ये गलत है, सही है उत जोर गम, उद्गम होना ना। अब देखिए अगला, देखिए कहता है कि परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए में है परिइच्छा, परिइच्छा, परिइच्छा और परीक्षा। देखिए परीक्षा के संधि विच्छेद में पहला में हर्षी होता है और उसके बाद क्या होता है? दीर्घी होता है और तब इच्छा होता है, इसे होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। प रहर्षिकारी फिर प्लस यानी धन, तब दीर्घ ई, तब छ आकर छ, परीक्षा। आगे देखिए, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? हता जो हत, हत जोर आहत, हत जोर हत, हताह जोर तो देखिए हताहत, हताहत ना, हत ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हत जोर आहत, हत जोर आहत। अब बताइए, अब देखिए ये किससे लिया गया है? लिंग से प्रश्न लिया गया है। कहता है कि सभा का, सभा शब्द है, ऑप्शन ए में है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। सभा शब्द है तो सभा जो शब्द है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है ये? स्त्रीलिंग शब्द है। सभा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए, अगला कहता है आत्मा, आत्मा शब्द क्या है? अब है स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं। आत्मा कैसा शब्द है? आत्मा तो देखिए आत्मा जो है ये उभयलिंग है। आत्मा क्या है? उभयलिंग है। आत्मा ना तो स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है। आगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है जी शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। जी शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। बताइए, जवाब दीजिए, जी शब्द क्या है? तो जी शब्द जो है ये भी उभयलिंग ही है। पुरुष के लिए भी जी, स्त्री के लिए भी जी, यानी क्या है? ये उभयलिंग है। अगला शब्द, आयु शब्द क्या है? बताइए आयु शब्द क्या है? ये है आयु क्या है? आयु क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। आयु क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आयु जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है ये? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला, अभी जस्ट हम लोग देखे थे परीक्षा के संधि विच्छेद, अब आपसे पूछ दिया परीक्षा के लिंग क्या है। बताइए परीक्षा के लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? परीक्षा कैसा है ये? तो परीक्षा जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है ये? स्त्रीलिंग शब्द है परीक्षा। अगला है महिमा। महिमा एक शब्द है, क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो महिमा तो सब आदमी जानते हैं, तो लड़की का भी नाम होता है, तेरी माया तेरी महिमा ना। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये कैसा शब्द है? ये महिमा एक स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए
कहता है कि उपवन, उपवन का मतलब होता है बाग। उपवन शब्द का उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो देखिए उपवन कैसे बना है, वन में क्या जुट गया है, वन में उप जुड़ गया है तो ये उपवन हो गया। तो ये जो है इसका उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या हो गया? उप। तो उप कहाँ है? देखिए यहाँ पर। तो 33 का सही आंसर क्या हो गया? ए। आगे की ओर चलते हैं। फिर कहता है कि प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या है? तो फिर वही बात कहेंगे कि निधि में क्या जुट गया होगा? प्रति। निधि में क्या जुट गया होगा? प्रति। तो प्रतिनिधि ये हो गया, तो प्रतिनिधि यहाँ है, इसका भी ए हो गया। आगे देखिए फिर कहता है सुकर्म शब्द का में उपसर्ग क्या है? तो फिर वही बात कहेंगे, कर्म में क्या जुट गया? सु जुट गया। कर्म में जैसे ही सु जुटा तो ये सुकर्म हो गया, यानी इसका सही आंसर हो गया बी। क्या हो गया? बी। अब है आनंदित। आनंदित में प्रत्यय क्या है? आनंदित में प्रत्यय क्या है? तो देखिए आनंद से, आनंद में क्या जुटा होगा? आनंद में क्या जुटा होगा? आनंद में जुटा होगा इत, तब ना बना आनंदित। तो इसका प्रत्यय क्या हो गया? इत हो गया ना। टिकाऊ। अब बताइए टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो टिकाऊ में हो जाएगा आओ, बिल्कुल इजी। पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? पट धातु से बना है, तो आई प्रत्यय है इसमें, यानी 38 का सही आंसर है ए। 37 का क्या हो जाएगा? बी। आगे सुनिए। अब कहता है कि आकाश शब्द का विलोम शब्द गगन। गगन मतलब आकाश ही होता है, अंबर मतलब आकाश ही होता है। ये नहीं होगा, ये सही, ये गलत है, ये सही। इसका आकाश का उल्टा होता है पाताल। आकाश का उल्टा क्या होता है? पाताल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर जवाब देंगे। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब होता है उल्टा, दंड देना। सम्मान तो ये क्या हो गया? समानार्थक शब्द हो गया। परिश्रम भी नहीं होगा, अपमान नहीं होगा। पुरस्कार देना, पुरस्कार देना का मतलब क्या होगा? दंड देना। पुरस्कार का उल्टा क्या हो जाएगा? दंड देना। यानी 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। आगे चलिए, आगे देखिए। कृपा। कृपा, कृपा करना। कृपा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? करुणा। करुणा तो समानार्थ हो गया। आशीर्वाद समानार्थ हो गया। दया समानार्थ हो गया। क्या हो जाएगा? कूप ना। यानी 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन, आधुनिक, अधुनातम या नवीन? क्या होगा अर्वाचीन का? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब। अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन। यानी 42 का सही आंसर ए। 42 का सही आंसर ए। अगला सुनिए। कहता है कि कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? कृतार्थ, निनंदक, कृधन या प्रत्युपकार? तो कृतज्ञ का होता है कृधन। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृधन। याद रखेंगे, बहुत भी आए हैं, इंपोर्टेंट है ये इंपोर्टेंट भी है। यानी कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृधन होता है। यानी 43 का सही आंसर सी। आगे की ओर बढ़ेंगे। कहता है कि अस्थावर। अस्थावर मतलब क्या होता है? टिकाऊ, स्थिर। अस्थावर का विलोम क्या होगा? देर तक, अस्थाई, टिकाऊ या जंगम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंगम होगा। टिकाऊ ये और ये, अस्थाई और टिकाऊ, तो इसका क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द हो गया। हमसे विलोम शब्द पूछा है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? विलोम बी। आगे की ओर चलते हैं। आगे कहता है कि धनहीन शब्द का समास क्या होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि? धनहीन शब्द का समास क्या होगा? धनहीन शब्द का समास क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास है धनहीन। आगे बताइए, अगला बताइए। अगला शब्द पूछा गया हमसे कि त्रिदेव शब्द का समास क्या है? तत्पुरुष, जी गलत बात। द्विगु,
हाँ देखिए त्रि है तो ये क्या आ जाएगा, द्विगु, गिनती वाला द्विगु, तो हो जाएगा ये बी। यानी त्रिदेव का समास क्या है, द्विगु समास है, याद रखेंगे। जिसमें संख्यावाचक कहीं पर हो जाए, द्वि, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, त्रिलोक, त्रिभुज, त्रिदेव, इसमें जो संख्यावाचक होता है ना वो सब किस में जाता है, द्विगु में। किस में जाता है, द्विगु में। वैसे हम समास का एक वीडियो लाएंगे बिल्कुल डिटेल्स में, ट्रिक के साथ। भाई बहन कौन सा समास है, देखिए बीच में हाइफन लगा हुआ है और एक दूसरे का विपरीत है, भाई का बहन, तो इसलिए ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा, ये द्वंद्व समास के अंतर्गत चला आएगा ना। यानी 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, सॉरी द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव समास। स्वर्ग प्राप्त बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए स्वर्ग प्राप्त क्या होगा। देखिए द्विगु होगा नहीं, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होना चाहिए, द्वंद्व होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, ये क्या है, तत्पुरुष है ना। पीताम्बर, अगला है पीताम्बर कौन सा समास है, जवाब दीजिए। पीताम्बर कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या द्वंद्व। द्वंद्व और अव्ययी भाव है नहीं, तत्पुरुष भी नहीं है, ये बहुब्रीहि है। पीताम्बर का अपना अलग अर्थ होता है, क्या होता है, पीताम्बर का अपना अलग अर्थ होता है, इसलिए ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला 50 नंबर शब्द देखिए, कहता है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, अपमानी, अपमानित, अपमानहीन या अपमानकारी। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपमानित करना ना। यानी बी। 51 का सही हो जाएगा बी, अपमान का हो जाएगा अपमानित। आगे देखिए, रोमांच शब्द के विशेषण क्या होंगे, रोमांच शब्द के विशेषण क्या होंगे बताइए। रोमांच शब्द के विशेषण होगा रोमांचकारी ना, जैसे कि रोमांचकारी बातें, बात का विशेषता क्या है कि वो रोमांचकारी है, इसलिए ये हो जाएगा बी। रोमांच का विशेषण क्या होता है, रोमांचकारी। अब कहता है भूगोल का विशेषण क्या, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका शब्द आदमी जानता है, भौगोलिक। भूगोल का क्या हो जाएगा, भौगोलिक, यानी 53 का सही आंसर हो जाएगा बी। भूगोल का क्या होता है, भौगोलिक। अगला जवाब दीजिए, कहता है कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, तो शिव का होता है शैव। शिव का विशेषण क्या होता है, शैव, यानी 54 का सही आंसर हो जाएगा ए। शिव का विशेषण ए शैव होता है। अगला देखिए, फिर से विशेषण का ही सवाल। सप्ताह शब्द का विशेषण, सप्तांत, सप्तेह, साप्ताहिक या साप्ताहिक। ये तो ऐसा रहता तो ये सही होता, तो ये तो गलत है, सही हो जाएगा साप्ताहिक ना। साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक बातें, साप्ताहिक छुट्टी, ये सब क्या है, विशेषण की बातें। आगे देखिए, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा, संपादकीय, संपादन, संपादनीय या संपादिक। बताइए संपादन शब्द का विशेषण क्या होगा, कौन बतलाएंगे। जी बिल्कुल सही जवाब, संपादन शब्द का विशेषण होता है संपादकीय, यानी 56 का सही आंसर हो जाएगा 1। अब देखिए, अब अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि जो सर्वनाम के कितने भेद है। सर्वनाम के कितने भेद है, 3 भेद, 5 भेद, 8 भेद या 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद है, तो सर्वनाम के कितने भेद है, तो याद रखेंगे सर्वनाम के 6 भेद है। ये बहुत VVI है, कई बार ये प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे आने की संभावना भी है, इसलिए याद रखेंगे सर्वनाम के 6 भेद है, यानी 57 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान काल के कितने भेद है, 5, 8, 3 और 10। तो देखिए वर्तमान काल के, हिंदी में वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, याद रखेंगे। हिंदी में वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और अंग्रेजी में 4 भेद होते हैं, यानी मेरे हिसाब से इसमें 6 आना चाहिए था ना। आगे देखिए, अगला कहता है
अगला प्रश्न है, इसको ठीक कर लीजिएगा, उसमें 6 आना चाहिए। अगला कहता है प शब्द का उच्चारण, प शब्द का उच्चारण क्या, उच्चारण स्थान क्या है? प शब्द का उच्चारण कहां से होता है? तो याद रखेंगे प, आप ओठ को हटाए ना, अ नहीं कर सकते, इसलिए प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओठ हो जाएगा। आगे नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो नौ का उच्चारण स्थान होता है मृधा। क्या होता है? मृधा होता है, यानी 60 का सही आंसर हो जाएगा ए। नौ का उच्चारण स्थान क्या होता है? मृधा होता है। प का उच्चारण स्थान ओठ और नौ का उच्चारण स्थान मृधा। ये आ गई बातें। अब देखिए व्याकरण खत्म हुआ, अब गद्य खंड से यानी किताब से। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोग में प्रचलित यानी सर्वाधिक प्रचलित है? भारत जी नहीं, अफ्रीका जी नहीं, कनाडा जी नहीं, यूरोप। ये बातचीत पार्ट से लिया गया है। यहाँ आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ प्रसिद्ध है? यूरोप में प्रसिद्ध है, यानी 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए फिर वही बातें पाठ से ही है। गांव के घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति। गांव के घर कौन है? ज्ञानेंद्र पति ना, ज्ञानेंद्र पति गांव के घर। अब बताइए अगला कहता है 63 नंबर प्रश्न कहता है कि 100 अनजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, बाल कृष्ण भट्ट और जयशंकर जयप्रकाश नारायण। बताइए 100 अनजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट। 100 अनजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट लिखे हुए हैं, यानी 63 का सही आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बेल जॉनसन ने, मार्क जॉनसन ने, नील जॉनसन ने या लिन जॉनसन ने? तो ये हो जाएगा बेन जॉनसन इस बात को कहा था। ये लाइन जो है ये बातचीत पाठ से लिया गया है। ये लाइन कहां से लिया गया है? बातचीत पाठ से लिया गया है, जिनके रचयिता है बाल कृष्ण भट्ट। ये लाइन कहां से लिया गया है? बातचीत पाठ से लिया गया है, और जिनके रचयिता क्या है? बाल कृष्ण भट्ट। आपको वैसे पूछ सकता है कि ये लाइन कहां से लिया गया, तो याद रखेंगे बातचीत नामक एक पाठ है, वही से लिया गया है। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। बिस्नी। अब बिस्नी किसका पाठ है? तो सिपाही की माँ। बिस्नी किसका पात्र है? ये सिपाही की माँ है। और इसमें बिस्नी कौन थी? मानक की बहन? जी नहीं, मानक की बहन की बिस्नी नाम नहीं था। मानक की भाभी? मानक तो सबसे बड़ा था। मानक की चाची? जी नहीं, मानक की माँ। बिस्नी की बहन का नाम क्या था? मुन्नी। बिस्नी की बहन का क्या नाम था? मुन्नी। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 65 का सही आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग पहुंच गए हैं 66 नंबर प्रश्न पे। कहता है लेखक शब्द का स्त्री रूप क्या है? लेखनी, गलत बात। लेखिका। लेखक का क्या आ जाता है? लेखिका। लेखक का क्या हो जाएगा? लेखिका। आगे देखिए, नेता शब्द का स्त्री रूप क्या है? स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? नायिका, अभिनेत्री, सॉरी अभिनेता है। अभिनेता का क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। यानी 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? आकाश पिंड, गलत बात। भूकंप, गलत बात। पार्थिक, जी नहीं, क्या हो जाएगा? महीधर। पृथ्वी को धारण करने वाले क्या कहते हैं? महीधर कहते हैं। यानी 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मृग जैसे नैन वाली, मृग जैसे नैन वाली क्या कहेंगे? मृग नयनी। क्या कहेंगे? मृग नयनी। अब खोजो कहां है? मृग नयन, गलत बात। मृग नयनी सही आंसर। कमल नयन विष्णु जी को कहते हैं, ये भी नहीं, गलत बात। सही हो जाएगा डी हो जाएगा। 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। आगे चलते हैं। अब कहता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। यानी 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। अब सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल याद रखेंगे, ये बात सब शॉर्ट नेम से
विस्तार नाम भी। मुक्ति बोध, तो गजानंद मानव मुक्ति माधव मुक्ति बोध को मुक्ति बोध सिर्फ कहा जाता है, यानी 71 का सही आंसर बी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। आगे देखिए, ये प्रश्न थोड़ा बहुत लंबा आ जाता है, हम भी हट जाते हैं। कहता है जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? अग्रज, कनिष्ठ, अनुज या ज्येष्ठ? तो जिसका जन्म बाद में हुआ वो क्या कहलाता है? जवाब दीजिए आप लोग, क्या कहलाता है? बिल्कुल सही जवाब, कनिष्ठ कहलाता है, यानी छोटा भाई कहलाता है ना। अब देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये प्रश्न लिखने का तरीका नहीं गलत है भाई साहब, ये इसमें आधा श होता है, ये भी गलत है। अंधेरा में आधा न होता है, ये भी गलत है। स्वर्ग सही है। क्या सही है? स्वर्ग। इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही ये ऐसे हो जाएगा प्रश्न। पुस्तक का सही आप लोग जानते हैं, ऐसे होता है पुस्तक। अंधेरा का होता है आ ऊपर चांद बिंदु तब धेरा। स्वर्ग सही है ना, यानी 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 73 का सही आंसर हो जाएगा बी। फिर देखिए सेम टू सेम उसी पर आधारित प्रश्न कहता है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि, वो का पेट नहीं चिरहला गलत है। वाल्मीकि गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। वाल्मीकि महर्षिकार होता है की में ना, यानी 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 74 का सही आंसर वाल्मीकि में हो जाएगा ए। आगे चलिए, आगे कहता है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, तो नकारात्मक, और नकारात्मक क्या कहते हैं? निषेधवाचक। तो 75 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए, शुद्ध शब्द, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रधानाचार्य होता है, ये गलत है। प्रधाना नहीं होता है, इससे प्रधाना लिखा था। देखिए प्रधानाचार्य नहीं, प्रधानाचार्य होता है, ये गलत है। सही हो जाएगा, यानी 76 का सही आंसर आ जाएगा ए, प्रधानाचार्य। आगे चलते हैं, आगे कहता फिर से निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो देखिए प्रिय, इस पर रेप होता है, ये गलत हो गया। प्रियदर्शी में तलाबेश होता है, गलत हो गया। प्रिय नहीं होता है, प्रिय होता है, ये भी गलत हो गया। सही है डी, यानी 77 का सही आंसर हो जाएगा डी, प्रियदर्शी। आगे की ओर चलते हैं 78 नंबर प्रश्न पर। कहता है कि निम्न में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विकल्प सही लग रहा है, विकल्प में आधा ल होता है, गलत हो गया। विकल्प में हर्षिकार होता है, गलत हो गया। बौ का पेट नहीं चिराता है, ये गलत हो गया। सही है ए, यानी 78 का सही आंसर ए जी। किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? कर्मशील, जी नहीं। दखल कार्य, जी नहीं। कर्महीन, जी नहीं। क्या कहलाता है? हस्तक्षेप कहलाता है। अगर आप किसी काम में दखल देते हैं, रुकावट देते हैं, यानी आप उस काम का हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी 89 का सही आंसर हो जाएगा ए आ जाएगा 89 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, दीजिए जवाब। कहता है कि जानने की इच्छा रखने वाले ना, जानने की इच्छा रखने वाले क्या कहलाता है? जिज्ञासा, जी नहीं। जानने का इच्छा जिज्ञासा कहलाता है, जानने की इच्छा रखने वाले नहीं। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है ना। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और वन में चरने वाला क्या कहलाता है? जीव, गलत बात। जानवर, जी नहीं। वनचर, बौ का पेट नहीं चिराता है, ये वनचर हो जाएगा ना। वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वनचर कहलाता है, यानी वो होगा वनचर। यानी 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न यानी 82 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाते हैं? विवेचक, जी नहीं। निंदक, जी नहीं। गुण दोष रहे, जी नहीं। क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है, यानी 82 का सही आंसर बी हो जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं। अब बताइए, देखिए कहता है कि आज्ञे, जिनका पूरा नाम ऊपर पूछा गया था, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे,
अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? कौन बताएंगे? जल्दी बताइए। 1911 में, 2011 में? बिल्कुल गलत बात है। 1811 में, 1850 में। तो अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था, यानी 83 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927 में, 1827 में, 1627 में, 1727 में? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में। 84 का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे की तरफ रुख करते हैं और ये 85 नंबर प्रश्न शेष और बच गए हैं। लगभग 15 क्वेश्चन और बच गए हैं। जी चलिए जवाब दीजिए। कहता है कि निम्न में प्रेम के पीर कवि कौन है? दीजिए जवाब। तुलसीदास जी नहीं, सूरदास जी नहीं, कबीरदास जी नहीं, जयसी महाराज को। जयसी को कहा जाता है प्रेम का पीर, यानी 85 का सही आंसर सी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? नागार्जुन, गलत जवाब। विद्यापति जी नहीं, बिहारी लाल जी नहीं, कौन है? दिनकर जी। दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की दर्जा दिया गया है, यानी 86 का सही आंसर हो जाएगा सी। 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 87 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? तो याद रखेंगे ये साहित्य के एडिशन थे। क्या थे? साहित्य के एडिशन। ये बातचीत से लिया गया है ना, यानी 87 का सही आंसर हो जाएगा ए। शेष 13 और प्रश्न बचे हैं जिसका डिस्कस हम लोग अभी तुरंत कर लेंगे। आगे देखिए, कहता निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सब आदमी जानते होंगे लोकनायक जो है ये जयप्रकाश नारायण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी 88 का सही आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। अगला 89 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में ब्रज कुंवर किसे कहा गया है? ये सूरदास जी के पद से लिया गया है और वहां पर कृष्ण जी को ब्रजराज कुंवर कहा गया है, यानी 89 का सही आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण। अगला, सूर सागर के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी नहीं, कबीरदास जी नहीं, जयसी जी नहीं। सूर सागर के रचनाकार सूरदास जी है, यानी 90 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दीजिए जवाब। करबक में कौन बात पाई गई है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, दानव की महिमा या मानव की महिमा? तो करबक में प्रेम की महिमा के बारे में बताया गया है, यानी 91 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी? बताइए कौन थे नामवर सिंह के गुरु? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? जी बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे नामवर सिंह के गुरु। अगला, कहता है कि कामायनी की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, महादेवी वर्मा या निराला जी? बताइए कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, यानी 93 का सही आंसर हो जाएगा ए। हंसते हुए मेरे अकेलेपन में, याद रखेंगे हंसते हुए मेरे अकेलेपन में, ये मल्लस जी के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है? डायरी है, यात्रा वृतांत है, आत्मकथा है या शब्द चित्र है? बताइए हंसते हुए मेरे अकेलेपन में क्या है? तो यह एक डायरी है, यानी 94 का सही आंसर हो जाएगा ए।
जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा कुछ 95 नंबर क्वेश्चन, और कहता है निम्न में से कौन सा गद्य कविता नहीं है? अधिनायक, हार जीत, प्यारे नन्हे बेटे को, या गांव का घर। बताइए क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांव का घर। गांव का घर जो है ये गद्य नहीं है ना, यानी 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, भूषण किस रस के महान कवि है? कवि भूषण किस रस के महान कवि है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, या विभक्ति रस। तो किस रस के ये महान कवि है? तो ये याद रखेंगे, 96 का सही आंसर हो जाएगा। ये भूषण जी जो है ये वीर रस के महान कवि है, यानी 96 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये लास्ट थर्ड क्वेश्चन होगा ये आपका। ओ शदानीरा निबंध में किस नदी का को आधार बनाकर लिखा गया है? तो याद रखेंगे, ओ शदानीरा नाम भी है किसका? गंडक का नाम है, यानी 97 का सही आंसर हो जाएगा डी। 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर 98 नंबर प्रश्न। ए भाई, चलिए। जयसी किस कालखंड के कवि है? आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, या रीति काल? जयसी किस कालखंड के कवि है? जवाब दीजिए। जयसी महाराज जी भक्ति काल के कवि है। 98 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, सेकेंड लास्ट, और कहता है कि संत तुलसीदास कैसे कवि थे? साम्यवादी, सामान्यवादी, रहस्यवादी, छायावादी, या पृथकतावादी? संत तुलसीदास कैसे कवि थे? तो ये साम्यवादी कवि थे, यानी 99 का सही आंसर हो जाएगा ए। और ये रहा आज का सबसे अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। जवाब दीजिए, बताइए किस कहानी के शीर्षक गैग्रीन था? तो याद रखेंगे दोस्तों, गैग्रीन रोज कहानी का शीर्षक है, जिसमें मालती और महेश्वर जिनके पात्र हैं, और मालती और महेश्वर के पुत्र का नाम टीटी है, जो लेखक के दूर की रिश्तेदार है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 100 का बी आंसर, रोज। तो दोस्तों यहाँ से खत्म होता है आपका ऑब्जेक्टिव, यहाँ सब्जेक्टिव आ जाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके बतलाइए। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया हूँ। पहले तो इस पीडीएफ को ढूंढा हूँ, उसके बाद इसको 100 क्वेश्चन को एक साथ एकत्रित किया हूँ, उसके बाद बनाया हूँ। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लेके आया हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। फिर कभी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।